हेलो दोस्तों, आपको आईसीआई ने एमटीपी सीरीज 1 नवंबर 2025 ये रिलीज किया आईसीआई ने आज। और आईसीआई ने आपके एग्जाम का आगाज कर दिया है। जनवरी अटेम्प्ट के जो इंटर के बच्चे हैं, तो भैया अब आप भिड़ जाओ अपनी तैयारी में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भिड़ गए होंगे। तो एमटीपी का डिस्कशन करते हैं बेटा फटाफट। और इंटर लॉ मैं और लवी सर दोनों लेते हैं, तो हम दोनों मिलकर पोर्शन को डिवाइड करके करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सपर्टीज नॉलेज बच्चों के साथ शेयर कर सकें। तो पहले मैं अपना पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए, केस सिनेरियो नंबर 1। आपको मालूम है जो भी एग्जाम में 30% जो 30 नंबर के जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें कुछ केस सिनेरियो बेस होते हैं और साथ में कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू होते हैं। तो जो भी केस सिनेरियो वाले एमसीक्यू होते हैं उनमें क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। ये देखो, ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा, ये देखो ये बड़ा एक पूरे पन्ने का लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसको पढ़ना ही नहीं। आप सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें अगर लगेगा तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि आमतौर पे अगर 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है ना एमसीक्यू में, तो उसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बन जाते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़े। तो ऐसा नहीं करना है कि आप यहां से पढ़ना चालू करना है, ये गलती आपको नहीं करना है। आइए अपन प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं। क्या ये बिना एमसीक्यू पढ़े, बिना केस सिनेरियो पढ़े क्या हमसे क्वेश्चन बनते हैं? आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। नील, अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ नोवा क्रेस्ट फार्मा लिमिटेड, मतलब एक पब्लिक कंपनी है, उसमें सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वर्किंग डायरेक्टली अंडर मिस्टर दिनेश, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। ठीक है, ये मिस्टर दिनेश के अंडर में काम करता है। वॉन्ट्स टू टेक अ लोन फ्रॉम द कंपनी, वो एक एम्प्लॉय अपने कंपनी से लोन लेना चाहता है। टू परचेज द इक्विटी शेयर, टू परचेज इट्स इक्विटी शेयर, मतलब एक एम्प्लॉय उस कंपनी से लोन लेना चाहता है और उस लोन से वो क्या करेगा, उसी कंपनी का शेयर परचेज करेगा। तो क्या ये अलाउड है क्या? तो भैया सेक्शन नंबर 67 याद करो। 67 में लिखा है कि कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन को लोन नहीं दे सकती जिससे वो उसी कंपनी का शेयर परचेज करे, ये अलाउड नहीं है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकती है अपने खुद के शेयर परचेज करने के लिए, लेकिन वो मैक्सिमम 6 मंथ की सैलरी वजह से ऊपर नहीं हो सकता। तो कुल मिला के मतलब क्या हुआ, लोन तो दे सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितना होगा, 6 मंथ सैलरी वेजेस। तो आइए सीधा सीधा देखो, नील इज परमिटेड टू टेक सच लोन बट ओनली अप टू 6 मंथ सैलरी। मतलब हमने कोई ऊपर में कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सीधा लॉ के बेस पे अपना आंसर बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, फ्रॉम द केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट with a view to start his own film production company, ऋषभ, earlier name ऋषभ, incorporated a 1% company। अच्छा जी, ये बोलना चाहता है कि कोई ऋषभ है, उसने एक 1% कंपनी बनाई है। ठीक है, बाय द नेम ऋषभ फ्रेम क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, इन जुलाई 2023 ये कंपनी का इसने नाम रखा। तो भाई देखो, एमटीपी जरूर आईसीआई ने दिया है, पर मेरे को तो इस नाम में गड़बड़ लग रही है। एक्चुअल में ये जो ओपीसी कंपनियां होती ना, उसके जो नाम होते हैं वो नाम ऐसे नहीं होते। एक्चुअल में नाम क्या होता है, ये जो ओपीसी वर्ड है ना, वो यहां पर आता है, वो यहां पर आता है। मतलब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है भाई मेरे को। ऋषभ फ्रेम्स का ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, इट शुड बी द करेक्ट नेम ऑफ द कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन तो यही दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, एज रिगार्ड द मैनर इन विच कंपनीज नेम आउटसाइड इज रजिस्टर्ड ऑफिस इन द मुंबई शैल बी डिस्प्लेड। अब देखो, वो जो नाम है ना, ये रूल्स में दिया हुआ है कि जो नाम होते हैं, जो भी कंपनी का नाम होता है, द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, ये जो रूल है उसमें लिखा है कि जो कंपनी का नाम है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह के बाहर में डिस्प्ले करना पड़ता है। अब उसके डिस्प्ले करने का एक तरीका है, और वो तरीका रूल्स में क्या लिखा है सुनिएगा। रूल में तरीका लिखा है, सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिख दो। जैसे हमारे केस में कंपनी का नाम क्या है, ऋषभ फ्रेम क्राफ्ट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये एक्चुअल में इस कंपनी का सही नाम होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है। अब जब भी आप नाम लिखोगे ना, तो रूल में एक वर्ड लिखा है कि इसके नीचे ब्रैकेट बना के आपको लिखना है 1% कंपनी। तो ये सही मायने में अगर हम देखें ना, तो ये होना चाहिए। मतलब ये कंपनी जब भी कहीं पर भी अपने नाम को अफिक्स करेगी, प्रिंट करेगी, पेंट करेगी, इनग्रेव करेगी, तो उस केस में आपको कंपनी का नाम लिखना है जो एक्चुअल नेम है। तो एक्चुअल नेम तो ये वाला होता है जो सीवाई मिलता है, वो ये नाम है। लेकिन जब आप डिस्प्ले करोगे ना, तो उस नाम के नीचे में ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ता है 1% कंपनी। तो
अब आपको पूछा है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले में क्या बोला, ऋषभ फ्रेम्सक्राफ्ट लिमिटेड, ये तो गलत हो गया क्योंकि लिमिटेड नहीं, प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए, ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी होती है। सेकंड नंबर, ऋषभ फ्रेमकास्ट प्राइवेट लिमिटेड, और फिर लिखा है ब्रैकेट में 1% कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऋषभ फ्रेमक्राफ्ट 1% कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एक ही ऑप्शन दिया है। और चौथा नंबर ऑप्शन, ये दोनों के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं। ऑप्शन नंबर डी लिखा है ऋषभ फ्रेमक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड डैश करके 1% कंपनी। ये डैश लगाना अलाउड नहीं होता क्योंकि रूल में क्या लिखा है, ब्रैकेट के अंदर आपको 1% कंपनी लिखना है। तो अब देखो भाई, ये दोनों तो एकदम ही गलत है। अब ये हालांकि बी और सी भी गलत है क्योंकि सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपको इस तरीके से नाम को डिस्प्ले करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को सही सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इन गलत में से सही सेलेक्ट करना है। तो देखो ये तो गलत है क्योंकि ऐसा कंपनी का नाम ही नहीं होता। तो जो भी बेटर ऑप्शन है ना, बेटर ऑप्शन है ऑप्शन सी। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, आईसीआई ने जो सजेस्टेड आंसर दिया है उसमें सही आंसर बताया बी, तो ये मुझे गलत लगता है। एमटीपी का जो आंसर है पूरा ही गलत है, पर अगर बेस्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट करूं तो आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, अज्यूम दैट मिसेस मीरा विड्रॉज हर कंसेंट टू एक्ट एज नॉमिनी। ठीक है, हमने ओपीसी के रूल में लिखा हुआ है कि जो नॉमिनी होता है जब चाहे तब अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है कि मुझे नॉमिनी नहीं बनना है। ओके, ये वो नोटिस ऑन 8 जुलाई 2024, उसने 8 जुलाई को नोटिस दे दिया कि मैं नॉमिनेशन अपना विड्रॉ करती हूँ। विद इन व्हाट मैक्सिमम टाइम ऋषभ नॉमिनेट अनदर पर्सन एज द न्यू नॉमिनी। ये तो सीधा सीधा लॉ का प्रोविजन है कि अगर कोई पुराने नॉमिनी अपने नाम को विड्रॉ कर दिया तो आपको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ता है जिस दिन विड्रॉ किया गया उसके 15 दिनों के अंदर। तो सीधा सीधा 15 डेज वाला देख लो, देखो ये आ गया विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर उसको नया नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा। बाकी में देखो इसमें क्या लिखा है 5 दिन के अंदर, इसमें लिखा है 20 डेज के अंदर, इसमें लिखा है 30 डेज के अंदर। ये सब गलत है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बोला, सपोज ऋषभ नॉमिनेट मिस्टर करण एज द न्यू नॉमिनी ऑन 20 जुलाई 2024। मतलब वो पुराने ने विड्रॉ किया तो करण को एक नया नॉमिनी अपॉइंट किया गया। ठीक है, 20 जुलाई को किया गया। अब क्या बोल रहा है, बाय व्हाट डेट कंपनी शैल फाइल द नोटिस विद द आरओसी ऑफ सच चेंज। अब ये भी प्लेन प्रोविजन है। लॉ में प्रोविजन क्या दिया है, लॉ में प्रोविजन ये दिया है कि जब भी कोई नॉमिनी बदलता है, जब आप नए नॉमिनी को अपॉइंट करते हो तो ये जो कंपनी है वो आरओसी को नया नॉमिनी अपॉइंट होने के 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्म करेगा। तो नया नॉमिनी अपॉइंट कब किया है, 20 जुलाई। तो अब कैलकुलेट करते हैं अपन, 20 जुलाई तो 31 दिन का होता है, जुलाई तो 11 दिन ये वाले, और अगस्त के कितना लोगे आप 19 दिन, ताकि 30 दिन हो जाए। तो आरओसी को कब तक बताना पड़ेगा, 19 अगस्त, 30 दिन का टाइम है। तो इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो केस सिनेरियो में छोड़ रहा हूं वो लविश सर हमारे कवर करने वाले हैं, केस सिनेरियो 2, 3 उनसे रिलेटेड है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, ये इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है। अच्छा दोस्तों एक चीज देखिए आप, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 अपने केस बनाया उसमें हमने केस पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, बिना क्वेश्चन पढ़े हमसे पूरे एमसीक्यू बन गए। तो ये बहुत ध्यान रखना, बहुत टाइम आप बचा सकते हैं इस ट्रिक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आरओ इंडस्ट्री लिमिटेड, इन्होंने ईजीएम कन्वेन किया फॉर द प्रपोजल ऑफ शिफ्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम दिल्ली टू महाराष्ट्र। दिल्ली टू महाराष्ट्र आप रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप आरओ को लेकर जाते हैं। रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड वाज एसआर, एसआर पास करना पड़ता है। ठीक है, मीटिंग में वोट कैसे पड़े, 300 वोट फेवर में, 3000 वोट फेवर में, 1200 वोट अगेंस्ट में, और 300 वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, सीएस डिक्लेयर्ड दैट रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड एज एसआर। सीएस ने क्या बोल दिया, रेजोल्यूशन पास हो गया। ओ, अब चलो लीगल रिक्वायरमेंट बताता हूं आपको। सेक्शन नंबर 114 का क्वेश्चन है, ओआरएसआर 114 में दिया है। 114 में क्या लिखा है, एसआर कब पास होगा, अगर जितने वोट अगेंस्ट में पड़े इससे 3 गुना वोट कम से कम फेवर में पड़ेंगे तो एसआर पास होगा। तो अगेंस्ट में कितने, 1200, इसका 3 गुना कर दो, ये हो गया 1236। हाँ, ये 3600 वोट अगर फेवर में पड़ेंगे तो एसआर पास होगा, जबकि तो 3000 वोट पड़ा है, मतलब यहां पे एसआर पास नहीं हुआ। तो ऑप्शन चेक कर लो भाई, क्या पूछ रहा है आपको, वोट इन फेवर मस्ट 3 टाइम ऑफ द वोट अगेंस्ट। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला मेरा पोर्शन का है
क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 30 नंबर का हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 30 नंबर में बोला एजीएम ऑफ ग्रीन लिमिटेड वॉज हेल्ड ऑन 31 अगस्त को एजीएम हुआ। जो चेयरमैन है 2 दिन के बाद में वो अब्रोड चले गया 31 दिन के लिए, ठीक है। अब ये जो चेयरमैन अनअवेलेबल था, तो कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजीएम विद आरओसी। अब आरओसी को, हाँ, एजीएम की रिपोर्ट के बारे में सवाल है। एजीएम की जो रिपोर्ट होती है, एजीएम का लॉ दिया है सेक्शन 96 में, और एजीएम का रिपोर्ट का लॉ दिया है सेक्शन नंबर 121 में। तो ये रिपोर्ट का लॉ मतलब 121 का लॉ है। अच्छा, इसमें क्या बोलता है, रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड वाज साइंड बाय 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी which of which one was additional director of the company comment on the signing of the report of AGM। चलो मैं आपको 121 को रिवाइज कराता हूं फटाफट। 121 बोलता है कि जब आप एजीएम करोगे ना, तो एजीएम करने के 30 दिन के अंदर आपको एक रिपोर्ट बना के आरओसी को जमा करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट में या तो चेयरमैन साइन करेगा, पर चेयरमैन तो यहां पे है नहीं, बाहर चले गया, तो उस केस में कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, और उन 2 डायरेक्टर में अगर कंपनी में एमडी है तो एमडी साइन करेगा, ठीक है। तो ये गलत है, एडिशनल डायरेक्टर, और प्लस 2 डायरेक्टर प्लस एक सीएस भी साइन करेगा। तो ये जो इन्होंने साइनिंग करा है बिल्कुल गलत है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। आपको पूछ क्या रहा है, साइनिंग के बारे में सही है कि गलत है, तो आंसर आएगा बेटा नो। मैं सीधा आंसर बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपको लॉ बता दिया। साइनिंग ऑर्डर में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, अगर चेयरमैन साइन नहीं कर पा रहा है तो साइन कौन करेगा, कम से कम 2 डायरेक्टर, वन ऑफ हुम शैल बी एमडी इफ देयर इज वन एंड द सीएस, मतलब 2 डायरेक्टर प्लस एक सीएस करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर बी, पॉइंट नंबर बी देखते हैं। सबसे पहले 1 का बी, विवेक लिमिटेड इज होल्डिंग 58% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ ब्रेन लिमिटेड, ठीक है। एक बार अपन बाजू में यहाँ पे फ्लो लिखते रहते हैं ताकि हमको समझ आ जाए हो क्या रहे। तो एक कंपनी है विवेक, इसको मैं वी लिख रहा हूं, और एक दूसरी कंपनी है ब्रेन, इसको मैंने बी लिख दिया। विवेक ने बी के 58% शेयर परचेस किए, तो आपको मालूम है ये बन गई होल्डिंग और ये बन गई सब्सिडी कंपनी, क्योंकि लॉ में प्रोविजन है मोर देन 50% शेयर परचेस करोगे तो जो खरीद रहा है वो होल्डिंग और ये दूसरी सब्सिडी होगी, ठीक है। विजय, वन ऑफ द शेयर ऑफ विवेक लिमिटेड होल्डिंग 10% शेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अभी जो कंपनी ना विजय लिमिटेड, इसमें मिस्टर विजय एक शेयर होल्डर है, इसके पास इस कंपनी के 10% शेयर है, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब क्या हुआ देखते हैं आगे। ही डोनेटेड, अच्छा, ही मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने एक ट्रस्ट बनाया, एंड ही डोनेटेड हिज 10% होल्डिंग इन विवेक लिमिटेड एंड 20 करोड़ टू द ट्रस्ट, ठीक है। अब ये जो विजय है ना, इसने एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बना के क्या किया, ये पूरे के पूरे 10% जो है ना वो ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो कंपनी के शेयर है वो ट्रस्ट के नाम से आ गए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ही अपॉइंटेड ब्रेन लिमिटेड एज द ट्रस्टी। अब इसने क्या किया, ये जो ब्रेन लिमिटेड है ना उसको अपना क्या बना दिया, ट्रस्टी। तो अब गड़बड़ हो गया भाई। अब गड़बड़ क्या हुआ देखो आप, ये जो ब्रेन लिमिटेड है वो विजय लिमिटेड का ट्रस्टी बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ब्रेन लिमिटेड के पास विजय लिमिटेड के 10% शेयर आ गए। ये विजय लिमिटेड के शेयर विजय के पास थे, विजय ने ट्रस्ट बनाया, शेयर ट्रस्ट को दे दिया, और ट्रस्ट के शेयर किसके पास होते हैं, ट्रस्टी के पास होते हैं। तो और ट्रस्टी कौन है, ब्रेन। अब यहां पे प्रोविजन लगता है सेक्शन नंबर 19 कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 19 क्या बोलता है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। मतलब एक सब्सिडी कंपनी कभी भी अपनी होल्डिंग कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती, ये लॉ में लिखा है। और अगर होल्डिंग कंपनी ने शेयर सब्सिडी को ट्रांसफर किए या उसको मेंबर बनाया तो वो अलॉटमेंट डिवॉइड होगा, ये 19 में लिखा है। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है। 3 में एक एक्सेप्शन है कि ये जो सब्सिडी कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी के मेंबर रह सकती है बाय वे ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। मतलब एज अ ट्रस्टी अगर सब्सिडी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर एज अ ट्रस्टी है तो वो शेयर आप होल्ड करके रख सकते हो। तो अब यहां पे देखो क्या हुआ, ये सेक्शन 19 के एक्सेप्शन में कवर जाएगा। यहां ये जो कंपनी अपनी ब्रेन लिमिटेड, इसके पास अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर आ गए, लेकिन किस रूप में आए, ट्रस्टी के रूप में, विच इज अलाउड इन सेक्शन नंबर 19। तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये बोला क्या ये होल्ड कर सकता है, आंसर है यस, और रेफरेंस क्या हो गया, सेक्शन नंबर 19। चलो आगे बढ़ते हैं।
द आर्टिकल ऑफ एबीसी लिमिटेड रिक्वायर पर्सनल प्रेजेंस ऑफ 7 मेंबर टू कंस्टिट्यूट अ quorum ऑफ जनरल मीटिंग, द कंपनी हैज 870 मेंबर। चलो भाई रुक जाओ, हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 103 में क्या लिखा है, ये एबीसी लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है। जो पब्लिक कंपनी का जो कोरम होता है वो लॉ में लिखा है कि अगर कंपनी में अप टू 1000 मेंबर हैं तो उस केस में कोरम होगा 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन हम आर्टिकल में इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, तो इस कंपनी ने अपने आर्टिकल में कितना लिख दिया 7, तो 5 का कोरम की जगह कितना होना चाहिए 7 का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि मीटिंग हुई जिसमें फॉलोइंग मेंबर्स आर प्रेजेंट। अच्छा, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट वर्ड है भाई, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ, मीटिंग में अगर प्रॉक्सी आएंगे तो दे विल नॉट बी काउंटेड। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि कोरम है कि नहीं चेक करना है। पहले बोला मिस्टर ए आया, वो कौन है, कर्नाटक गवर्नर का रिप्रेजेंटेटिव। अब यहां पे हमारे कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 112 अट्रैक्ट होता है, और 112 में लिखा है कि अगर कंपनी का कोई मेंबर गवर्नर या प्रेसिडेंट है, तो जो गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी रिप्रेजेंटेटिव को जब अपॉइंट करते हैं, वो जब मीटिंग अटेंड करता है तो ये माना जाता है कि गवर्नर पर्सनली प्रेजेंट है, मतलब इसको काउंटिंग में लेंगे तो एक आदमी ही हो गया। हमको कितने होने चाहिए, 7 लोग होने चाहिए। बी और सी कौन है बेटा, प्रेफरेंस होल्डर, ये काउंटिंग में नहीं आते क्योंकि प्रेफरेंस होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता, तो जिनको वोटिंग राइट नहीं होता उनको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद डी, रिप्रेजेंटिंग ग्रीन लिमिटेड एंड ब्लू लिमिटेड। अब यहां पे कंपनी एक्ट का सेक्शन में 113 क्या लिखा है कि अगर एक कंपनी कोई दूसरी कंपनी की मेंबर है, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो खुद मीटिंग अटेंड करने जा नहीं पाएगी, तो वो किसी को रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजेगी। तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव बना के किसी को भेजी तो वो मीटिंग में पहुंचा, तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी मीटिंग में पर्सनली प्रेजेंट है, तो कोरम में उनको काउंट किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर 2 कंपनी मिलकर एक आदमी को रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करते हैं, जैसे यहां पे हुआ, ग्रीन लिमिटेड ने भी डी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया और ब्लू लिमिटेड में ने भी डी को अपॉइंट कर दिया, तो यहाँ पे रूल ये है SS2 में कि ये जो डी है ना, वहां पे मीटिंग में आएगा तो उसको 2 काउंट किया जाएगा क्योंकि 2 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2 ये हो गए। इसके बाद ये 4 लोग कौन है, ये कौन है बेटा, प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते क्योंकि वर्ड क्या लिखा है, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। तो कुल मिला के कितने लोग हो रहे हैं, केवल 3, जबकि कोरम में कितने होने चाहिए 7। तो हमारा आंसर क्या होगा, कोरम इज नॉट प्रेजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 3A, ये बॉक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग पेपर कर रही है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ कोरम इन अ मीटिंग एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। बकवास क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। तो ये बेसिकली एक पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी के कोरम के बारे में बात कर रहा है। तो आपको मालूम है कोरम का लॉ कहाँ है, सेक्शन नंबर 103, और 103 में कोरम की 3 लिमिट है। अगर कंपनी में अप टू 1000 मेंबर है तो कोरम होगा 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का। 1001 से लेके 5000 तक मेंबर है तो कोरम होगा 15 का, और 5000 से ज्यादा मेंबर होंगे तो कोरम होगा 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट का। तो बस ये पोर्शन आपको लिखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद बी नंबर देखो, आंसर द फॉलोइंग साइटिंग रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमको आंसर देना है। तो पहला पढ़ते हैं, एबीसी लिमिटेड जिसका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है, अवेल द टर्म लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम वाई बैंक लिमिटेड। मतलब ये कंपनी ने एक बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया टू परचेज द इलेक्ट्रिकल आइटम। ओके, मिस्टर अतानु, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इज ऑफ ओपिनियन दैट इट शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। क्या उसका कंटेंशन सही है? तो कंपनीज एक्ट का रूल 21C ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, इसमें व्हाट इज नॉट अ डिपॉजिट उसकी एक लिस्ट है। उसमें एक नाम है, अगर एक कंपनी अपने बैंक से कोई लोन लेती है तो उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इट इज नॉट अ डिपॉजिट। चलो सेकंड नंबर देखो, अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या हो गया, पब्लिक से डिपॉजिट लेना। तो एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए ये अलाउड है, एक्सेप्ट कर सकती है। कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक exceeding 25% of aggregate of paid up capital freezer security premium, is this correct? तो अगेन बेटा ये भी रूल के बारे में प्रोविजन है, द कंपनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। इसमें साफ साफ क्या लिखा है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी मैक्सिमम 35% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटी प्रीमियम तक डिपॉजिट ले सकती है। अभी जो 35% की लिमिट है उसमें एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज दोनों मिलाकर देखना पड़ता है, तो 35% तक ले सकते हैं। अब ये 35%
वो चाहे तो पब्लिक से ले, वो चाहे तो अपने मेंबर से ले, या दोनों से मिला के ले। तो ये क्या बोला है कि 25% से ज्यादा ले नहीं सकते, वो गलत है। गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो पब्लिक से भी पूरा पूरा 35% ले सकती है। उस केस में अलग बात है कि मेंबर से आप फिर ले नहीं पाओगे, क्योंकि पूरी लिमिट आपने खा ली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट बोला, प्रोविजंस ऑफ कंपनी रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन अ कंपनी एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो डॉक्यूमेंट सर्व कैसे होते हैं उसके बारे में प्रोविजन है। तो रिलेवेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 20। सेक्शन 20 क्या बोलता है, देखो भाई, सेक्शन 20 बोलता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजना है, जैसे एक मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट कंपनी को भेजना है, तो उसके बारे में कुछ रूल्स है। वो रूल्स क्या है, देखो, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आप कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजोगे, ये पहला नियम। उसके बाद भेजने का तरीका कैसे होगा, तो भेजने के तरीके में सेक्शन 20 में बोला, आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, आप कोरियर से भेज सकते हो, आप जाके पर्सनली छोड़ के आ सकते हो, जाके खुद दे के आ जाओ, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेज सकते हो। ये सब तरीके होते हैं कंपनी तक डॉक्यूमेंट पहुंचाने के। तो ये पहला हो गया। इसके बाद में सेकंड क्या बोला, मेंबर को डॉक्यूमेंट कैसे सर होगा, मतलब अब ये किसके बारे में बात हो गई कि कंपनी को अपने मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है, जैसे नोटिस भेजना, तो उसका तरीका क्या होगा। तो ये जो तरीके हैं ये तो सेम है रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट वाले, प्लस कंपनी अपने मेंबर को ऑर्डिनरी पोस्ट से भी डॉक्यूमेंट भेज सकती है। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, हम लोग कंपनी को ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेज सकते, वैलिड नहीं होगा, पर कंपनी हमको ऑर्डिनरी पोस्ट से डॉक्यूमेंट भेज सकती है। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन साथ में एक रूल और है कि अगर कोई मेंबर कंपनी को ये रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कोई डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पोस्ट से मत भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या जो भी तरीका बोलो इससे भेजना, और वो रिक्वेस्ट करता है साथ में जो भी फीस कंपनी ने डिसाइड की अपने एजीएम में, वो फीस भी जमा कर देता है, तो उस केस में कंपनी को उस मेंबर को डॉक्यूमेंट कंपलसरी उस मोड से भेजना पड़ेगा। नहीं भेजोगे तो वो नोटिस वैलिड नहीं होगी। तो ये हो गया सेक्शन नंबर 20 का कॉन्सेप्ट। चलिए इसके बाद आते हैं 6 नंबर का बी नंबर। क्या पूछा, देखो आप, कंपनीज एक्ट बताना है वेदर फॉलोइंग पर्संस कैन बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। तो देखो बेटा, डिबेंचर का लॉ दिया है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 71 में, और इसके बारे में जो रूल है, जो डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में रूल दिया हुआ है, उस रूल का नाम है द कंपनीज ब्रैकेट में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014। तो ये दोनों रेफरेंस आ गए। अब आपको पूछा है कि कौन कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता, तो पूरी एक लिस्ट है। अब यहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, एक शेयर होल्डर जिसके पास 10,000 रुपए का शेयर है, तो वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, क्योंकि रूल्स में लिखा है कि अ पर्सन हु बेनिफिशियली होल्ड द शेयर, मतलब जो बेनिफिशियल ओनर होता है, जो एक्चुअल ओनर होता है कंपनी का, वो ट्रस्टी नहीं बन सकता। इसका बेसिक पर्पस क्या है, ताकि जो ट्रस्टी हो वो इंडिपेंडेंट पर्सन हो। और सेकंड नंबर है एक क्रेडिटर जिसको कंपनी से 999 रुपीज लेना है, तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में एक लिमिट है कि आप ऐसे पर्सन को आप ट्रस्टी मत बनाओ जिसको कंपनी से डिबेंचर ट्रस्टी के रेमुनरेशन के एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है। तो आप क्रेडिटर बन गए, मतलब उसको और पैसा लेना आपसे कुछ अलग रूप में 999 रुपए, तो अमाउंट कुछ भी हो, ऐसे लोग को आप ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के दोनों लोग ट्रस्टी अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेरा पोर्शन है ओवर हो रहा है। अब लविश सर अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मॉक टेस्ट पेपर लॉ का सीए इंटर जनवरी 26 का डिस्कस करना शुरू करता हूँ। केस सिनारियो 2 एलएलपी के ऊपर है, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। एमसीक्यूज 5, 6 और 7 बिना केस सिनारियो पढ़े भी आंसर बनाया जा सकता है, उसको समझा। 2 पार्टनर्स थे, अर्जुन और मीरा। अर्जुन रिटायर हो गया और इस फर्म में सिर्फ मीरा ही बची रही। मीरा और येलो इंडस्ट्रीज पार्टनर थे। What should Purple LLP should have done within 6 months to comply with the act? तो क्या है ना दोस्तों, इसमें एक इंडिविजुअल पार्टनर और एक कंपनी, ये दोनों मिलके पार्टनर तो हैं, बहुत अच्छी बात है, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 इंडिविजुअल जरूरी होते हैं ना।
तो वो प्रॉब्लम हो रही थी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 नहीं। तो इसीलिए इस एलएलपी को क्या करना चाहिए था लॉ का कंप्लायंस करने के लिए? आंसर होगा डी, इनको एक और पार्टनर बनाना चाहिए था जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बने, ताकि एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हो। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट, choose the correct statement in relation to who must be resident in India among the designated partners. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में रेसिडेंट इन इंडिया कितने होने जरूरी है? एटलीस्ट एक होना जरूरी है। तो ये होगा बेटा ये आंसर। इन द गिवन सिनारियो, सपोज दिस कंपनी येलो इंडस्ट्रीज जो कि एक पार्टनर है, ये भी अगर एलएलपी से छोड़ देती, ये भी छोड़ देती, अगर ये भी छोड़ देती तो अर्जुन भी छोड़ चुका है, ये भी छोड़ चुकी, तो फिर सिर्फ मीरा ही बचती। और एलएलपी सपोज 6 मंथ से ज्यादा मीरा के साथ कंटिन्यू होती, तो फिर कौन पर्सनली लायबल होता फॉर द ऑब्लिगेशंस इंकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड? यानी 6 मंथ्स के बाद की लाइबिलिटी के लिए कौन लायबल होता? तो जो पार्टनर कंटिन्यू करता है, जिसको इस बात की जानकारी होती है, वो लायबल होता है, इसलिए मीरा अकेले लायबल। ये दोस्तों केस सिनारियो 3 पढ़ते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट के ऊपर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ऑर्डर डेटेड 19th August appointed commission of inquiry to investigate environmental violations in the state of Maharashtra। तो 19 अगस्त को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और उसमें एक इंक्वायरी कमीशन को अपॉइंट किया। नोटिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द गजेट ऑन 24th August 2025। इस तारीख को नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया और कमीशन को 90 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने की रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। बाद में डिस्प्यूट अराइज हुआ कि इस कमीशन का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, यानी ये किस एरिया तक सीमित है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि इन्वेस्टिगेशन वुड कवर ऑल एनवायरमेंटल वायलेशंस ऑकरिंग विद इन 10 किलोमीटर्स फ्रॉम गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर सपोज ये है, तो वहां से लेके 10 किलोमीटर्स तक का एरिया जुरिस्डिक्शन था। कई लोग आर्ग्यू किया कि 10 किलोमीटर को मेजर करने के लिए रोड डिस्टेंस देखना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं देखना चाहिए। उसका एक क्वेश्चन बहुत इजी है, 9th वाला, वो सॉल्व कर दे रहा हूं। हाउ शुड 10 किलोमीटर्स बी मेजर्ड? तो बेटा अपन एक ही लाइन याद किए थे, इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये आंसर होगा। और एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 24th अगस्त को और 90 डेज का टाइम दिया गया था रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो क्वेश्चन है कि 90 डेज एक्सपायर कब हो रहे हैं? बेटा इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं? 24 अगस्त से 90 डेज काउंट करना है, तो अगस्त में 31 डेज होते हैं, तो 31 माइनस 24 को हटा के काउंट करेंगे, 25 से चालू होगी, तो 7 डेज, 31 माइनस 24 इज 7 डेज अगस्त के होंगे, 30 डेज सितंबर के होंगे, अक्टूबर के होंगे 31 डेज। अगर आप यहां तक की काउंटिंग करोगे तो 68 हो जाएगा। 90 डेज तक काउंट करना है, तो बचे बाकी 22 डेज। तो 22 डेज नवंबर के 22 नवंबर लास्ट डेट है, उस दिन तक सबमिट होना चाहिए। तो ये आंसर होगा सबमिटिंग रिपोर्ट। फिर और क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं देखिए। अनदर इशू अरोज रिगार्डिंग सर्विस ऑफ नोटिस। द कमीशन सेंड नोटिस थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट एंड सम इंडस्ट्रीज कंटेंडेड दैट इट इज नॉट इफेक्टिवली सर्व्ड। हालांकि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। Commission tenure was to expire on 17 November. However, before that date, government issued order extending the tenure until further notice. गवर्नमेंट ने नोटिस इशू करके इनका टेन्योर 17 नवंबर से आगे बढ़ाने की कोशिश की और गवर्नमेंट ने बोला कि ये टेन्योर आगे रहेगा
और तब तक रहेगा जब तक नोटिस नहीं आती। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट के पास पावर है, वेदर गवर्नमेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द टेन्योर अंटिल फर्दर नोटिस। तो इसमें हम पढ़े हैं दोस्तों, जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है उसके पास पावर होता है कि वो अपॉइंटमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकती है, बल्कि टेन्योर को भी बढ़ा सकती है। तो इसका आंसर होगा yes, the authority to appoint includes the authority to vary the terms of appointment, including extending tenure. तो ये आपका जीसीए का स्टडी हो गया। नेक्स्ट केस स्टडी पढ़ रहा हूं मैं, और इससे इंडिपेंडेंट एमसीक्यू कर रहा हूं, 12th वाला। देविका कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करना चाहती है। इसमें 3 शॉर्ट ऑप्शंस हैं। मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा प्रैक्टिसिंग सीए, दूसरा केएस एसोसिएट एलएलपी जिसमें 3 पार्टनर है, तीनों सीए हैं, अच्छी बात है। और एक ऑप्शन है फिन प्लस एडवाइजरी का, जो कि फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके पास एडिक्वेट क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए। तो बेटा कॉन्सेप्ट है कि फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये डिस्क्वालिफाइड, जबकि ये दोनों कंपनी, दोनों एंटिटीज फर्स्ट और सेकेंड क्वालिफाइड है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। ये आता है। 13th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, साइनिंग के ऊपर है ये। एक एजीएम में हुई थी 31 अगस्त को, चेयरमैन बाहर गया हुआ था 2 दिन के लिए। चेयरमैन नहीं होने की वजह से रिपोर्ट 2 डायरेक्टर्स ने साइन की, जिसमें से एक एडिशनल डायरेक्टर था। तो ये सही तरीके से साइन हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन। तो आंसर है सर, जो बोर्ड रिपोर्ट होती है उसको साइन करने का अधिकार 2 डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। तो यहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर वर्ड नहीं लिखा है, एडिशनल डायरेक्टर लिखा है। तो नो ऑप्शन सही होगा। पहली बात तो वैलिड तो है नहीं। अब बी और डी में से एक, बी में लिखा है बॉम्बे में कि सिर्फ चेयरमैन ऑथराइज्ड है, ये गलत है। चेयरमैन के अलावा 2 डायरेक्टर साइन करना चाहिए, जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। तो वो नहीं है, इसलिए ये इस वजह से इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, ये आपका फेमस से रिलेटेड है। मिस्टर अमर एक इंडिविजुअल है, वो $60,000 अपने बेटे को देना चाहता है, पर यहाँ पे वो लॉटरी जीता है, उसमें से देना चाहता है। तो लॉटरी विनिंग्स रेमिट नहीं हो सकती दोस्तों, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 15th क्वेश्चन ये भी फेमा के ऊपर है। रंजीत फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहता है। अपने को फेमा इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो पढ़ना है। $50,000 का फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहता है वो, गिफ्ट देने के लिए। तो गिफ्ट देने के लिए $50,000 चाहता है। दोस्तों लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में $2.5 लाख तक तो कोई भी पर्पस के लिए अपन ले सकते हैं, और गिफ्ट देना एक परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए ये ऑप्शन सही होगा कि वो फ्रीली ले सकता है विदाउट आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फेमा से रिलेटेड, इसको पहले डिस्कस करूंगा। नहीं, पहला क्वेश्चन डिविडेंड से रिलेटेड है, पहले इसको डिस्कस करूंगा सर आपके साथ।
एजीएम हुई थी 30 मई को, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 30%, बट कंपनी डिविडेंड वारंट पोस्ट नहीं कर पाई त्रिशूल को। कब तक नहीं पोस्ट कर पाई? 25 जुलाई तक। ये तो गलत है, 127 का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। त्रिशूल ने 20% डिविडेंड के साथ, इंटरेस्ट के साथ ये डिविडेंड मांगा, ये गलत है, 18% मिलता है। तो अपने को उसके प्रोविजंस डिस्कस करके बताना है कि पहले लॉ कोट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1A है, तो 127 का पूरा सेक्शन लिखेंगे और इसमें इम्प्रिजनमेंट होता है कंपनी को और 18% इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। तो त्रिशूल 20% नहीं क्लेम कर सकता, 18% क्लेम करेगा और जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे वो लोग इम्प्रिजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। फेमा से रिलेटेड क्वेश्चन है 1C। मिस्टर गगन इज एम्प्लॉयड एज प्रीमियम बेकर इन पब्लिक कंपनी इन गुड़गांव इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। आगे लिखा है he had efficiently provided his service for 183 days. On 1/4/25 हरीश, जो कि इस कंपनी का HR मैनेजर है, उसने उसको जॉब अपॉर्चुनिटी दी दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में। तो 2 अप्रैल को गगन साहब इंडिया से निकल गए एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए और देश है रोम। 30 अप्रैल को वो इंडिया वापस आए एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, जब ये रिटर्न आए हैं 30 अप्रैल को, तो इनका अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? ओरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सर। जब ये 2 अप्रैल को निकल गए ना, तो उस दिन से ये बन गए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंप्लॉयमेंट लेने गए हैं। और इंडिया 30 अप्रैल को आए भी हैं तो कोई परमानेंट रीजन से तो नहीं आए हैं, इसलिए ये स्टिल PROI ही रहेंगे। तो ये आंसर आप लोग ध्यान दे दीजिए, ये PROI ही रहेगा। ये विल नॉट ऑल, मतलब ये 2 अप्रैल को जब गया ना, उस दिन से ये पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बन गया, उस दिन से बन गया। 30 अप्रैल को टेम्पररी रीजन से ही आया, इसीलिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं होगा, यानी स्टिल PROI ही रहेगा। डेफिनेशन लिख के समझा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर। 2 का B, इंटरनल ऑडिटर के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है 138 में। कौन कौन सी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है? तो इसमें लिमिट थी दोस्तों, याद रखो 25, 50, 100, 200, वही आंसर दिया होगा। 25, 50, 100, 200। ये डिपॉजिट का 25, पेड अप कैपिटल का 50, बोरोइंग का 100 और टर्नओवर का 200। इस लिमिट में से क्रॉस होगा तो अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जेंडर और नंबर के ऊपर, तो ये सेक्शन 13 को डायरेक्ट कोट करना है अपने नोट से, GCA का, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डी का पार्ट C, ये आपका इंटरप्रिटेशन चैप्टर से है। प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल एक्सप्लेन करना है इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन है, नोट्स में से समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और ये कंपनी का है, GCA का नहीं है। 4 का B, बेनिफिट्स ऑफ LLP बताना है, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। फिर मींस इंक्लूड्स का भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जी, इंटरप्रिटेशन से आंसर में एक्सप्लेन करना है सर। 5 का A, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, हम लोग 134 सेक्शन में पढ़ते हैं इसको। फिर 5 का B, LLP का क्वेश्चन है। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन है। जॉन और केट दोनों नॉन रेसिडेंट है, उन लोग LLP बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नाम रखेंगे मनु जॉन।
LLP इनकॉर्पोरेट हो गई 15 अप्रैल को। अब ये लोग सोच रहे हैं कि यही जॉन और केट डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाए, तो अपन बोलेंगे नहीं, इन लोगों को, ये दोनों दोनों क्योंकि नॉन रेसिडेंट है तो पार्टनर बनने तक तो ठीक है, पर ये दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, इनको एक नया पार्टनर अपॉइंट करना पड़ेगा। जो एक डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा वो रेसिडेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन है सेक्शन 7 को, एक कम से कम रेसिडेंट होना चाहिए, तो ये लॉ के हिसाब से नहीं, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5C, जियूस को मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है बाहर। क्वेश्चन है कि वो कितना फॉरेन एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, तो इसके लिए तो बेटा मेडिकल $2.5 लाख की भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जो एस्टिमेट मेडिकल इंस्टीट्यूट देगी वहां तक के लिए अमाउंट विड्रॉ हो सकता है, तो $2.5 लाख तक तो ले ही सकता है विदाउट RBI अप्रूवल, और अगर एस्टिमेट फ्रॉम डॉक्टर मिलेगा तो उतने अमाउंट तक भी रिलीज हो जाएगा विदाउट RBI अप्रूवल। फिर ये 128 का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये लिस्ट है बेटा, 128 में पढ़े हैं हम लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। के बाद पेमा की परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन PRI के लिए कौन से है, वो पूछा है। कोई भी 7, अपन तो 12-13 पढ़े थे, ये लिस्ट है, ये देखो 12-13 पूरी लिस्ट दी, इसमें से कोई भी 7 याद, तो पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए। थैंक यू।